चलिए देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन जो हुआ करते हैं वो साइन या कॉस के फंक्शन हुआ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कल मैंने आपको बताया था जो पीरियोडिक फंक्शन हुआ करता है एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, है ना। एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, ये हुआ करते थे पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी कि अगर आप उसमें टाइम में अगर कोई कैपिटल मतलब उसका टाइम पीरियड ऐड कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम रहेगा। एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। चलिए सॉरी बेटा, चलिए अब क्लियर है, अब दिख रही है। मैंने कहा कि कोई पीरियोडिक फंक्शन जो होता है एफ टी इज इक्वल टू आइदर ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, और टाइम पीरियड में अगर कैपिटल टी जोड़ दोगे तो आंसर टी ही आएगा, एफ टी ही आएगा। यहाँ तक पढ़ा था हमने ना। चलिए अगला टॉपिक लिखिए बच्चों, अगली हेडिंग लिखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। बच्चों जब दो मोशन एक साथ हैं यहाँ पे तो दो पीरियोडिक मोशन को एक साथ ऐड कर दिया गया है। लिखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। क्या होगा बच्चों, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हाँ तो ये बनेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। बच्चों इसको सॉल्व करके हम लिखते हैं, ये जब होता है ये सॉल्व करके बनता है, लिखो सॉल्व करके ये बनता है, यही चीज़ सॉल्व होकर के बनती है एफ टी इज इक्वल्स टू डी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, डी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यही चीज़ बनती है एफ टी इक्वल टू डी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। डी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वेयर डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे डी जो इसका मैग्नीट्यूड होता है कंबाइंड इन दोनों का वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो थीटा होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इंपॉर्टेंट, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखिए ए पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा पहले देख लो, इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो
about a mean position under the action of restoring force which is directly proportional to its displacement. Yes, very important. मतलब इसमें f is proportional to x from the mean position and it is always directed towards mean position. मतलब देखो ये जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, तो जब जिस समय ये यहाँ जाएगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना ज़्यादा जाता जाएगा उतना फोर्स बढ़ता जाएगा, और फोर्स जो होगा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, यहाँ बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर की तरफ लगेगा. तो लिखो F इज प्रोपोर्शनल टू x. तो रीस्टोरिंग फोर्स ये खा गया है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी भी है, नोट कर लीजिए. हाँ लिखिए लिखिए आराम से. ये डेफिनेशन पूछेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. ए पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन if it moves to and fro about mean position under the action of restoring force which is directly proportional to its displacement from mean position and always directed towards mean position. So restoring force is proportional to displacement. F is proportional to x. F is equal to minus kx, where k is a force constant. लिख लिया. डन बोल दीजिएगा. ओके चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ बात लिखते हैं. हाँ लिखिए, रिस्टोरिंग फोर्स रूल लिख लो. F इज प्रोपोर्शनल टू x, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. माइनस साइन क्या बताता है कि लगने वाला फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. लिखो हियर माइनस साइन इंडिकेट्स, हियर माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग towards mean position. Sir, indicate that restoring force या forcing ऐसा लिख लो. Here minus sign shows that restoring force acting against displacement. जो restoring force होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वर्क करेगा, एक्ट करेगा. जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट एक्ट करेगा. डन, समझ में आया? ओके नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड. अगला लिखिए एम्पलीट्यूड. देखिए अब शुरू हो रहा है चैप्टर. एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग आपके पास लटकी हुई है, ओके, इस पे थोड़ा सा मास लटका हुआ है। आपने इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ झटका दे करके छोड़ दिया, तो ये जो स्प्रिंग होगी अपनी मीन पोजीशन से थोड़ी देर ऊपर तक जाएगी और फिर नीचे आकर के थोड़ी दूर नीचे तक जाएगी। तो ये कहलाएगा निगेटिव एम्पलीट्यूड और ये कहलाएगा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है प्लस माइनस ए, ऊपर वाला माइनस ए शो होता है और नीचे वाला प्लस ए। एक होता है मैक्सिमम, है ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ये एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। लिखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, maximum displacement of the oscillating particle from its mean position is called amplitude, IMP, important. Maximum displacement of the oscillating particle from its mean position is called amplitude. Yes, sir. Next, time period. What is time period? It is the time taken to complete one revolution या one oscillation। यहाँ पे oscillation चलेगा, मतलब जैसे देखिए ये स्प्रिंग गई, यहाँ पे थी, नीचे गई, वापस आई, ऊपर गई और फिर वापस आ गई। तो यहाँ से लेकर के जाने में, वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पेंडुलम की बात करोगे तो पेंडुलम यहाँ से चला, यहाँ गया, पीछे आया, फिर इधर आया और फिर इधर आ गया। तो ये हो गया इसका एक साइकिल कंप्लीट। यहाँ गया, वापस पीछे आया, फिर बैक आया, फिर इधर आ गया। सो दिस इज वन साइकिल। यहाँ में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लिखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इंपॉर्टेंट for boards exam. Time taken to complete one oscillation is called time period. Next, frequency. Next is frequency. Frequency equals to 1 upon time period. फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। डिफाइन करो फ्रीक्वेंसी को, लिखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। लिखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यूनिट 1 अपॉन सेकेंड is known as hertz, HZ, hertz. Unit of frequency is hertz. One hertz equal to 1 second inverse. ठीक है बेटा? Yes, दिस sir. इज कॉल्ड सिंपल फ्रीक्वेंसी। एक और होती है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। लिखो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यूनिट रेडियन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यूनिट ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। डन? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए फेज। व्हाट इज फेज?
फेज। फेज, मान लो बेटा आप किसी रेस में दौड़ी, रेस में यहाँ पे बोले t=0 पे गोली चली, बोले फायर, तो आप दौड़ना शुरू कर दिए। आप दौड़ते 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 यहाँ पे आ गए, तो इस पॉइंट पर आपका एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, ये एंगल होता है थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। क्यों होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना? ओमेगा टी। इस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ फेज, या सिंपली इसको बोलते हैं फेज। एंगल ऑफ फेज, या इसी को बोलते हैं फेज। तो फेज क्या बताता है? आपकी पोजीशन बताता है। लिखो, द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल at any instant gives the state of the particle, gives the state of the particle as regard as its position and direction of motion, as regards as its, gives the state of the particle as regards its position and direction of motion at that instant, as regards its position and the direction of motion at that instant. It is denoted by phi. It is denoted by phi. Phi equals to omega t. It is denoted by phi. Phi equals to omega t. अब बच्चों दो तरीके के फेज होते हैं, एक होता है इनिशियल फेज और एक होता है डायनामिक फेज। डायनामिक फेज, इनिशियल फेज क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में रेस हुई, सारे बच्चे यहाँ से दौड़ रहे थे लाइन पे, आप बट स्टार्टिंग में ही यहाँ से दौड़ रहे थे, मतलब आपके पास पहले से ही थोड़ा सा एंगल रहेगा, तो ये एंगल कहलाएगा इनिशियल फेज फाई नॉट। ये एंगल कहलाएगा इनिशियल फेज फाई नॉट। और डायनेमिक फेज में पहले ही बता चुका हूँ, फाई होता है फाई इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई नॉट आपका पहले से ही है और टी टाइम चल करके आपने और ट्रेवल कर दिया ओमेगा टी, तो टोटल फेज कितना हो गया? टोटल फेज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, ये कहलाएगा टोटल फेज। लिखिए इनिशियल फेज, लिखिए इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब जो आपकी यात्रा के शुरुआत में ही आपको मिला था, जो पोजीशन आपको मिली थी एंगल के फॉर्म में। लिखो, द फेज ऑफ पार्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t इक्वल टू 0, द फेज ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट t इक्वल टू 0, इनिशियल फेज, इसी को एपोच बोलते हैं, इसी को एपोच बोलते हैं। द फेज ऑफ द पार्टिकल corresponding to the time t equal to 0, it is denoted by phi naught. It is denoted by phi naught. It is denoted by phi naught. Next लिखिए, displacement in SHM। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इन SHM। डिस्प्लेसमेंट इन SHM, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट लिखो। अगर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी पार्टिकल का, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन याद कीजिए, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। नोट करिए,
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। अब टर्म लिख लो, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, जहां पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ए क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड। ए एम्पलीट्यूड ऑफ द एस एच एम है, ठीक है। ओमेगा टी, यस सर। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखी गई है, नहीं, ओमेगा टी एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ओनली ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। ओमेगा टी बनेगा डायनेमिक फेज, ओमेगा टी बनेगा डायनेमिक फेज और ओमेगा बनेगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा टी इज कॉल्ड डायनेमिक फेज, फेज, डायनेमिक फेज। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंड फाई नॉट क्या है, इनिशियल फेज। इन्हें इधर डायनेमिक फेज लिखना चाहिए था ना। ओमेगा टी है बेटा डायनेमिक फेज, ओमेगा टी। ओमेगा जो है ओनली एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो सर इन्होंने टी में डायनेमिक फेज क्यों नहीं लिखा? कहाँ पर, ओमेगा टी में, गलती से लिख दिया। ओमेगा टी में लिखना था ना डायनेमिक फेज, में स्प्रिंट हो गई है। ये लिखा है, देखो मैंने ओमेगा टी बताया था ना डायनेमिक फेज, ये देखो बुक से मिसप्रिंट हाँ हो गई है, बुक वाले से मिसप्रिंट हो गई है ना। फाई नॉट होता है इनिशियल फेज, फाई नॉट लिख लो, इनिशियल फेज। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। चलो अब लिखो, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, कितनी वेलोसिटी से एसएचएम होगी। बच्चों देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, v इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नोट करो, ये माइनस नहीं होता है यहाँ पे, ओनली ओमेगा होता है, वेलोसिटी में नेगेटिव नहीं आएगा। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और y क्या है, पोजीशन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर x एक्सेस की बात करोगे तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए समझिए इसको, ये आपके पास पेंडुलम है, ये आपके पास पेंडुलम है, इस पॉइंट पर क्या है, x इक्वल टू 0 है। जब ये जाएगा मैक्सिमम पोजीशन पे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, एम्पलीट्यूड पे, x इक्वल टू a। जब ये इधर पे आएगा तो x इक्वल टू कितनी होगी बेटा, माइनस a होगी कि नहीं होगी सर? यस। तो चलिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं बेटा। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a की वैल्यू a है और इस पॉइंट पर x कितना है बेटा, 0। तो a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर का रूट कितना आएगा, a आएगा। तो आंसर लिखो a ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, a ओमेगा। नोट करिए, v मैक्स इक्वल टू a ओमेगा या ओमेगा a। v मैक्स इक्वल्स टू a ओमेगा बोल दो या ओमेगा a बोल दो। डन। v मैक्स इक्वल टू a ओमेगा या ओमेगा a। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। तो आंसर कितना हुआ, 2 पाई बाई टी ए। आंसर 2 पाई बाई टी इंटू ए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी ए।
Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए केस व्हेन द पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो when the particle at extreme position when the particle at extreme position, तो अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सट्रीम पोजीशन में x इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस ए, तो x की जगह पे यहाँ a रखो तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी 0, लिखो 0. v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखिए एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम, चलिए अगला लिखिए एक्सेलरेशन इन एसएचएम। बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वाई में परफॉर्म कर रहे हो वाई एक्सेस में तो ओमेगा स्क्वायर वाई, और अगर एक्स एक्सेस में परफॉर्म करोगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। अंदर आइए, ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, वाई में परफॉर्म करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वाई और एक्स में परफॉर्म करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। Yes, sir. तो मीन पोजीशन, चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। लिखिए एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे है, एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, तो पेंडुलम या स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन पुट कर दो तो कितना होगा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, आंसर 0, मतलब मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। ठीक है। Yes, sir. दूसरा लिखिए एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होती है a, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई की वैल्यू है a, तो आंसर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a। क्लियर। हाँ सर।